खुश की फैमिली हमेशा हैप्पी। जैसा कि हमने वादा किया था, हम आ गए हैं अपने फर्स्ट वीडियो के साथ, ब्राइडल मेंटल ग्रूमिंग के पहले वीडियो के साथ, जो कि है फर्स्ट इम्प्रेशन पर। तो श्री गणेश करते हैं, गणेश जी का नाम लेकर चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसके बारे में समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ इसके पहले वाला जो पहला वीडियो है वो ज़रूर देख लीजिए और आप समझ जाएंगे कि ब्राइडल ग्रूमिंग से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ब्राइडल मेंटल ग्रूमिंग है, जिसको कि आज हम लोग यहाँ पर पहला जो वीडियो है वो शेयर कर रहे हैं फॉर अ हेल्दी एंड प्रॉस्परस लाइफ अहेड। तो ससुराल में नया माहौल, नया एडजस्टमेंट में हमारी जो दुल्हन है, हमारी जो लाडो है, वो कैसे एडजस्ट करेगी, कैसे अच्छी तरह से अपना पहला कदम बढ़ाएगी और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ और बिना किसी कन्फ्यूजन के साथ वो अपनी ज़िंदगी कैसे आगे करेगी। तो अब कई बार लड़कियों में ये एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है या एक डर रहता है कि कुछ अगर उससे गलती हो गई उसके ससुराल में तो उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो बहुत ही गुमसुम सी, चुपचाप सी सबसे अलग रहती है, क्योंकि उसे लगता है कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन जो है उसका, वो फ़र्स्ट इम्प्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें हमेशा बताया जाता है कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो हम ये सोच सकते हैं कि वो किस हालात में रहती है, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहती है, जो कि हमें सबसे पहले से बताना कि ऐसा नहीं होता। ये ज़िंदगी भर का साथ है, आपको बहुत लॉन्ग टर्म वहाँ पे रहना है। तो फर्स्ट इम्प्रेशन जैसी कोई बात नहीं होती। आप धीरे धीरे उनको जानते हैं, वो धीरे धीरे आपको समझते हैं। तो पहले ही जाकर सबको इम्प्रेस करना या बहुत अच्छा बनना, ये कोई ज़रूरत नहीं है। एक दुल्हन को जो चाहिए कि वो प्रिपेयर करे, एक स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करे वहाँ जाने से पहले, और बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही ठंडे दिमाग से सोच समझ कर उसके बाद आगे कदम बढ़ाए और उस चीज़ को समझे कि वो जहाँ पे जाने वाली है उसे कैसे वहाँ पर लोगों से डील करना है, कैसे खुद को संभालना है, कैसे खुद को अच्छा रखना है, खुश रखना है। तो ABCD के पहले ही हम लोग लाइंस सीखते हैं। आप स्कूल में भी जब भी गए होंगे तो नर्सरी में हमने पहले लाइन सीखी थी, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन। तो यहाँ भी आज पहले हम लोग ABC के पहले हम लोग लाइन सीखेंगे। तो ये 3 तरह की लाइन्स आप देख सकते हैं। एक आपके पेरेंट्स हैं, एक आपके इन लॉज है और ये बीच में आप है, दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर और दोनों के बीच में। तो इन दोनों का जो रिलेशन है आपके पेरेंट्स का और इन लॉज का, ये आपकी वजह से ही है। तो दोनों में जो भी कम्युनिकेशन होगा वो आपकी वजह से होगा। तो इसलिए आप बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और हमेशा ये ध्यान रखिए कि ये जो आपके पैरेंटल लाइन है ये हमेशा ऐसे स्टैंडिंग रहे, कभी भी स्लैंट ना हो। किसी को झुकना नहीं है किसी के सामने, दोनों ही इक्वल है आपके लिए भी और सभी के लिए। तो आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं दिखाना है कि जो पेरेंट्स हैं वो आपके कुछ कम है या इन्फीरियर हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों को आपको इक्वल इम्पोर्टेंस देना चाहिए। आप अपने पेरेंट्स को जैसे रिस्पेक्ट देते हैं वैसे अपने इन-लॉज़ को भी देंगे, और आपके हस्बैंड भी जैसे अपने पेरेंट्स को इम्पोर्टेंस देते हैं और रिस्पेक्ट देते हैं वैसे आपके पेरेंट्स को भी। सारे जितने भी एल्डर्स हैं आपके घर में सारे इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए सभी को, आप दोनों को ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस और रिस्पेक्ट देना है। आपके पेरेंट्स कहीं से भी ये नहीं लगना चाहिए कि हम तो बेटी के बाप हैं, तो बेटी के माँ हैं, तो ऐसा हमें तो झुक के रहना होगा, बिल्कुल नहीं। और आपके जितना आप रिस्पेक्ट दे अपने इन-लॉज़ को, उतना ही डिमांड भी करे अपने पेरेंट्स के लिए भी। अब हम आते हैं स्लीपिंग लाइंस पर। तो स्लीपिंग लाइंस में हमें ये बताया जाता था कि दो जो रेड लाइंस हैं उनके बीच में हमें हमेशा लिखना होता है और उसके ऊपर नीचे हम नहीं जा सकते, और जितने भी स्मॉल लेटर्स होते हैं वो इन 2 ब्लू लाइंस के बीच में ही रहना है। तो इसी तरह से ये जो लाइन्स है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप ऊपर एक लाइन देख रहे हैं, नीचे एक लाइन देख रहे हैं, और ये बीच वाला लाइन है, ये सेल्फ़ इस्टीम के साथ आपको वहाँ ससुराल में रहने की जगह देगा। आपको बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होना है, किसी को नीचा नहीं दिखाना है ससुराल में जाकर, किसी भी तरह से कोई कंपैरिजन, किसी भी तरह से किसी को परेशान नहीं करना, और ना ही इतना नीचे रहना है कि लोग आपको दबाना शुरू कर दें। तो बीच में आपको हमेशा यहाँ पर
रहने की कोशिश करनी है। अगर आप ऊपर उठ जाओगे बहुत ज़्यादा तो उड़ ही जाओगे, और अगर नीचे जाओगे तो दब जाओगे। तो इन दोनों के बीच का रास्ता आपको लेना है। हर काम में, हर चीज़ में आपको एक बीच का रास्ता चुनना होगा, और वो सेफ़ साइड है आपके लिए भी। अगर ऊपर रहेंगे तो वो हवा में उड़ जाएंगे, फिर उनके लिए ससुराल में कोई जगह नहीं रहेगी, और नीचे रहेंगे तो इतना दब जाएंगे कि फिर आप इंसान कहलाने के लायक नहीं रहेंगे। तो इसीलिए आपको बीच का रास्ता चुनना है, बीच में रहना है। और यही हर चीज़ में, हर फील्ड में, जहाँ भी आप कहीं भी उलझन में पड़े तो हमेशा बीच का रास्ता लीजिए, और हमेशा अपना सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो है वो बना कर रखना है। इसी के साथ ही कहीं पर भी कुछ भी पहले से सोच विचार करके कि आपका ससुराल ऐसा है वैसा है, या तो लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, कहीं पर भी आपको एक राय बनाकर वहाँ नहीं जाना है। क्योंकि आप या तो 1-2 बार गए हो, या कुछ बार ही गए हो अपने ससुराल, या नहीं गए हो, बिल्कुल आप पहली बार जा रहे हो। दोनों केसेस में आपको ये सोचना है कि जब आपसे रिलेशन नहीं था तब वो आपके प्रति दूसरे थे, अब दूसरे हो गए हैं, तो कोई राय पहले से मत बनाइए, क्योंकि उससे आपको दिक्कत ही होगी। तो एकदम से बिना किसी राय बनाए हुए आपको वहाँ पर एकदम सीधे साधे ढंग से पहुँचना है, और अपने आप को एक पपेट भी नहीं बनाना है कि उनके हाथ में दे दो और जो मर्ज़ी है वो करे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमेशा कोशिश कीजिए कि जो भी आपको वहाँ जैसा ऑब्ज़र्व करे उसी के हिसाब से आप वहाँ पर चलें। तो सेल्फ़ रिस्पेक्ट के साथ और बहुत ही स्मार्टनेस के साथ आपको वहाँ पर जाना है, और वहाँ की चीज़ें आपको स्टार्ट करनी है विथ गुडनेस, लॉट्स ऑफ गुडनेस। एक बच्चा जैसा होता है, उसे अपने परिवार के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, वो एक परिवार में आता है सिर्फ खुशियों के साथ, सिर्फ प्यार के साथ, और प्यार बांटता है। वही आपको अच्छा रहना, पॉजिटिव रहना, हैप्पी रहना, हमेशा स्माइल करना और भगवान पे भरोसा रखना है। बस आप ये कर लोगे तो बहुत अच्छी तरह से आपकी स्टार्ट होगी। और 3 चीज़ जो आपको जाने के साथ ही करनी है वो है ऑब्ज़र्व, ऑब्ज़र्व और ऑब्ज़र्व। ये सबसे पहले तो पहले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, जैसा भी आपको टाइम लगता है, हमेशा आप अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स को, सभी को। फैमिली मेम्बर्स कैसे हैं, उनका नेचर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, उनको क्या पसंद है, नापसंद है, उनके हैबिट्स, आदत, रोज़ के रूटीन कैसे हैं, ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व कीजिए। वो कैसे एक दूसरे को ट्रीट करते हैं, कैसे एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, वो कौन कौन से काम करते हैं, कैसे खाना बनाते हैं, गेस्ट को कैसे ट्रीट करते हैं, उनके बारे में आसपास के लोग क्या कहते हैं, उनके सर्वेंट्स उनके बारे में क्या कहते हैं, उनके रिलेटिव्स उनके बारे में क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से जाननी है, ऑब्ज़र्व करनी है। और ये जो पहला साल जो आपका रहता है, जैसे किसी भी नौकरी में रहती है, तो ये एक प्रोबेशनरी पीरियड आप समझ लीजिए, जहाँ पर वो आपको और आप उनको परखेंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर सोचना या ओवरथिंक करना नहीं है। बस आपको बहुत ही सहज रहना है और आराम से ये सारी चैलेंजेस को फेस करना है, ताकि आप अपनी लाइफ में, जो नई लाइफ आपकी शुरू होने वाली है, उसमें अच्छी तरह से रहें। इसमें मैं एक सजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट जो है आपको देना चाहूँगी कि वहाँ जाने के साथ ही, तुरंत बाद ही, आप अपने पेरेंट्स या अपने फैमिली मेम्बर्स या अपने घर के बारे में बहुत ज़्यादा बातें ना करें। आप जितनी ज़्यादा बातें करेंगे उनके लिए उतना ही मौका मिल जाएगा कहीं ना कहीं से नुस्ख निकालने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए। या अच्छे भी होंगे तो ज़रूरत नहीं है अपने पेरेंट्स के बारे में सारी चीज़ें एक ही बार में बताने के लिए, या आपका घर कैसा है, ये सारी चीज़ें वो नेगेटिव हो सकता है आपके लिए। तो यहाँ पर उनको पज़ल होने दीजिए कि वो कैसे हैं, नहीं है, धीरे धीरे ग्रेजुअली उनको पता चलने दीजिए। तो ये सारी चीज़ें कई लोगों को पसंद नहीं होता है कि बहू आकर सिर्फ अपने घर की बात करे, तो वो अच्छे हो या बुरे हो, उनको बुरा लग सकता है। अपने घर को और अपने नए घर को, ससुराल को कभी भी कंपेयर मत कीजिए। सारे घर अलग होते हैं, तो ये कंपैरिजन
अगर आपको आता भी है दिल में तो वो दिल में ही रखिए, किसी को बताइए नहीं, ना ही अच्छा ना ही बुरा। ये भी ना बताएं कि मेरा घर तो इससे बुरा था, अब ये तो अच्छा है, ये भी नहीं। और ना ही ये कि ये कैसा घर है, ये तो छोटे कमरे हैं, मेरे घर में तो बड़े बड़े कमरे थे, ऐसा था वैसा था। तो किसी भी तरह का कंपैरिजन मत कीजिए, उससे बचिए। ये सारी चीज़ें आपको बाद में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस दे सकती हैं। अगर आपको कोई भी डिफरेंसेस मिलती हैं तो ज़रूर उसको नोट डाउन कीजिए और अपने पास तक ही रखिए, और उसके बाद में ये आपको हेल्प आएगा। अब हम आते बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ पर, पॉइंट ऑफ व्यू। ये पॉइंट ऑफ व्यू एक्चुअली होता क्या है कि अगर आप देखें तो कोई भी सही या गलत नहीं होता है, देखने का नज़रिया अलग होता है। अब इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से आपको समझना है कि हो सकता है कि आपके ससुराल में बहुत सारी चीज़ें आपके मायके से अलग हो। उन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही ब्रॉड माइंड लेकर हमेशा ऑब्ज़र्व कीजिए, देखिए। और ये किसी भी चीज़ में हो सकता है, फूड में, लाइफस्टाइल में, डेली हैबिट्स में, मेडिकल इश्यूज़ में, किसी भी चीज़ में आपकी राय या आपके मायके की राय आपके ससुराल वालों की राय से नहीं मिल सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि दोनों में से कोई एक गलत है। हो सकता है कि दोनों ही अपने अपने नज़रिए से सही हो। अब आपको इसमें से करना क्या है, आपको वो जो डिफरेंस है वो देखना है और समझना है कि दोनों में से कौन सा अच्छा है। एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ आपको। मान लीजिए मेडिकल इश्यूज़ हैं, तो मेडिकल दोनों ही घर में कहीं ना कहीं आपको एक धारणा मिलेगी कि अच्छा मेडिकल प्रॉब्लम है तो कुछ लोग एलोपैथी यूज़ करते हैं, कुछ होम्योपैथी और कुछ सिम्पैथी। तो जहाँ जैसे यूज़ करते हैं उस पर क्वेश्चन करना या उस पर रोक टोक करना आपको कोई ज़रूरत नहीं है। पहले समझिए चीज़ को। हो सकता है कि वो सही हो, आप गलत हो। कुछ लोग तबीयत ख़राब होने के साथ ही दवाई लेना शुरू कर देते हैं, कुछ वेट करते हैं, कुछ घर में वेट करते कि नहीं पहले देखो क्या है, घरेलू नुस्खे चलाओ, उसके बाद हम देखेंगे कि डॉक्टर के पास जाना है या एलोपैथी। तो अपनी राय यहाँ पर बहुत ही नए नए आकर देने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो भी इतने सालों से उस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो सही भी हो रहा है, ठीक भी हो रहा है। तो आपको वहाँ जाकर नई धारणा या नई आइडियाज़ उनको नहीं देना है शुरू में ही जाके। तो आप पहले ऑब्ज़र्व कीजिए उनको कि ये दोनों में से कौन सा अच्छा है, और एकदम अनबायस्ड होकर मेरा मायका है तो सबसे अच्छा होगा नहीं, या ससुराल है तो ये बुरा ही होगा नहीं। आपको एकदम ही सीक्रेटली देखना है कि कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है। और अगर कोई भी आपसे पूछे, राय पूछे, तो बस स्माइल कीजिए, अवॉइड कीजिए। पहले कुछ महीने या पहले कुछ साल, 1 साल कम से कम अपनी राय बहुत ही कम देने की कोशिश कीजिए। पहले सबसे ज़्यादा उनको ऑब्ज़र्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ कोई भी सही या गलत नहीं है, वो भी अपने तरीके से सालों से ज़िंदगी बिता रहे हैं। आपके मायके में भी सालों से वो लोग वही परंपरा फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर आपको ये देखने की ज़रूरत है कौन सा आपके लिए ज़्यादा सही होगा, कन्वीनियंट होगा, अच्छा है, तो वो आप अपने में ही रखिए। और जैसा चलता है वैसे एकदम फ़्लो के साथ जाइए। आप जितना इजी खुद को बनाएंगे और जितना एक्सेप्टेबल हो जाएंगे, उतना आपको वहाँ एडजस्ट करने में बहुत आसानी होगी। और अगर कोई नई चीज़ें आती हैं तो बिल्कुल एक स्पोर्ट्समैन की तरह एकदम नई चीज़ों को आप अपनाइए। एटिक्वेट्स है, अगर वो सूट पहनने बोलते हैं, साड़ी पहनने बोलते हैं, आपको कंफर्टेबल नहीं है वेस्टर्न में, आप कोशिश कीजिए। फिर बाद में उनको बताइए कि नहीं मैं कंफर्टेबल नहीं हो पा रही हूँ, लेकिन एटलीस्ट एक ट्राई दीजिए। बहुत ज़्यादा नो हर चीज़ में मत कीजिए। सबका नज़रिया समझने की कोशिश कीजिए। उनके घर का भी एटिक्वेट एक प्रॉब्लम कुछ भी है तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ज़्यादा इस पर शुरू में बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा धैर्य रखिए और आराम से ये सारे काम कीजिए। एक्सपेरिमेंटल ही समझ लीजिए कि हम एक नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और किसी भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा मत सोचिए कि अरे इन्होंने तो मुझे ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, वेज खाने को बोल दिया या कपड़े ऐसे पहनने को बोल दिए। बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो लोग भी अभी नए नए किसी दुल्हन को लेकर आए हैं, तो उनको भी बहुत सारी चीज़ें लगती हैं कि ये बोल दूँ, वो बोल दूँ, ऐसा कर दूँ। हो सकता है कि 6 महीने के बाद या 7-8 महीने के बाद वो खुद ही बदल जाए कि नहीं बच्चे पहनो, जो भी खाना है खाओ। तो बहुत ज़्यादा इस पर ओवर थिंक करके और ख़ुद को परेशान नहीं करना है। जस्ट सोचिए कि हाँ एक एक्सपेरिमेंट है, चल रहा है, चलो
कितने दिन चलता है। और सबसे पहली बात और सबसे ज़रूरी बात कि अंदर में आप वही रहो जो आप है, ओजी ओरिजिनल, ठीक है। उसमें चेंजेस बहुत ज़्यादा मत लाओ। एक्सपेरिमेंट करो, उनकी बात मानो, सुनो, लेकिन एट लास्ट जो आप हो वही रहो। और उनको भी बताओ कि मैं ऐसी हूँ, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, मुझे ऐसे एक्सेप्ट आप लोग कर लो। और एक बाउंड्रीज सेट कर लो कि इससे ज़्यादा मुझसे चेंजेस नहीं हो रहे हैं। और आप वर्क उनको ऑफ़र, हेल्प उनको ऑफ़र कर सकते हो किसी भी काम में, लेकिन खुद को ओवर बर्डन मत करो कि इनका बच्चा भी मैं देख ले रही हूँ, उनका काम भी मैं कर दे रही हूँ, इनके ग्रॉसरीज़ में ले आऊँ, नहीं, सारी चीज़ें नहीं। आपको सोचना होगा कि आप खुद भी कितना कर सकते हो। और अगर कहीं पर आपको ज़रूरत है किसी के हेल्प की तो बेझिझक आप हेल्प मांग सकते, पोलाइटली और अच्छी तरह से, कि मुझे प्लीज़ इस चीज़ में हेल्प करो। अपने जितने भी टैलेंट्स हैं उनको एक बार में ही एक्सपोज मत करो, सारी चीज़ें मत बताओ कि मैं अच्छा खाना बनाती हूँ, मैं ये बहुत अच्छा करती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, वैसा वो सरप्राइज़ रहने दो, वो धीरे धीरे उनको पता चलेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। और जितना हो सके कम बोल लो, पहले कुछ साल में या पहले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में। तो क्योंकि आप जो बोलोगे, अच्छा बुरा जो भी, वो हो सकता है कहीं ना कहीं आपको बाद में प्रॉब्लम में डाल दे। इसलिए पहले ऑब्ज़र्व कर लीजिए हर चीज़, वो कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं, क्या पसंद है, नहीं पसंद है, और उसके बाद फिर आप बोल सकते हैं। आप बहुत अच्छे हो या बहुत बुरे हो, अंदर में तो आपको पता है, जिस भी तरह के हो, बोलना कम है, ताकि वो अच्छाई भी उनको बहुत जल्दी ना पता चल जाए, ताकि वो सप्रेस कर सके आपको, और बुराई भी बहुत जल्दी ना पता चल जाए कि ये तो ऐसी है वैसे है। तो इन दोनों केसेस में आप अच्छे बुरे जो भी हो खुद को समझते हो, दोनों केसेस में आपको थोड़ा कम बोलना है और उनके सामने एक न्यूट्रल बनना है, ना ही बहुत ज़्यादा गुड और ना ही ज़्यादा बैड। और किसी को भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिए। कोई भी आपके अच्छा है बुरा है आपको नहीं पता, तो ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिए। ये जो ट्रस्ट है इसको ग्रेजुअली धीरे धीरे डेवलप होने दीजिए। कई सारे किस्से हैं, बहुत सारे हमने सुने हुए किस्से हैं जहाँ पर कि हमने नई दुल्हनों को बोलते हुए सुना है कि अरे मैं तो वो चाची को बहुत अच्छा समझती थी और मेरी सास के साथ मैं नहीं जाती थी, मैं चाची के साथ ही थी, और बाद में पता चला कि मेरी सास इतनी अच्छी है लेकिन वो मेरी चाची सास अच्छी नहीं थी। तो इसीलिए बहुत जल्दी किसी पर ट्रस्ट मत कर लो, पहले धीरे धीरे समझकर उसके बाद ही। और हमेशा अपने इंटेलिजेंस को प्रेफरेंस दीजिए, ना कि आपके इनोसेंस को। तो दिमाग से काम कीजिए, जो भी दिखता है, जो भी सामने आता है, ज़रूरी नहीं कि वो सच हो, तो दिमाग का प्रयोग कीजिए। और बहुत सारी धारणाएं होती है, जैसे खुद खुश रखो और सबको खुश रखना है, आपको ससुराल में जाके सबको खुश रखना है, तो ये बात एकदम गलत है। सबको खुश रखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल पीपल प्लीजर बनने की ज़रूरत नहीं है। आपकी खुद की लाइफ है, आप एक लाइफ जीने आए हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सबको खुश रख पाओ, ये किसी के भी बस की बात नहीं है। स्वयं भगवान भी आ जाए तो सबको खुश नहीं रख पाएंगे। और सारे वेद वाक्य नहीं होते हैं जो ससुराल वालों के मुंह से निकल गया, तो सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करने ही हैं मुंह बंद करके, ऐसा नहीं है। आप पोलाइटली मना कर सकते हो, उनको समझा सकते हो कि मुझसे ये नहीं हो रहा है, मैं इससे आगे और नहीं बढ़ सकती हूँ। तो खुद को परेशान बहुत ज़्यादा मत करो, और सबसे एक सेफ़ डिस्टेंस शुरू में रखिए, ताकि कोई भी आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा ना उठा सके। क्योंकि हो सकता है कि अगर ये सब बातें आप नहीं मानोगे तो बहुत ज़्यादा काम करके आप एग्जॉस्ट हो जाओगे और फिर दूसरी ही तरह से आपकी लाइफ हो जाएगी। तो आपके इन लॉज दो ही तरह के हो सकते हैं, या तो बहुत गुड या तो बैड। अब अगर बैड होंगे, बहुत बुरे हो जाएंगे, तो आपको पपेट की तरह यूज़ करेंगे, आपको जानने के साथ ही घर का मेड बना देंगे, एटीएम बना देंगे, केयर टेकर सेवा के नाम पर सारा दिन आपको काम करवा रहे हैं, कोई स्पेस नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को समझो और इससे भागना नहीं है। उन सब चीज़ों को धीरे धीरे ग्रेजुअली कम करने की कोशिश कीजिए। पहले ही बाउंड्रीज सेट कर दीजिए, बहुत ज़्यादा अगर बैड हैं तो उस तरह से आप खुद को संभालिए कि ऐसा नहीं करना है। अब अगर गुड है, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, आपको स्पेस दे रहे हैं, आपको हेल्प भी दे रहे हैं,
तो भी एक हद तक ही आप खुद गुड बने रहो, क्योंकि क्या होता है कि जो बैड फैमिली है वो नोइंगली सारे काम करते हैं, वो बहुत ही डेस्परेट रहते हैं, वो जानबूझकर आप पर वो सारे काम थोपते हैं और जानबूझकर आपको परेशान करते हैं। लेकिन जो गुड फैमिली होती है वो ये सारे काम भी करती हैं, वो भी ये सारे ही काम करती है, लेकिन वो अनजाने में करती हैं। गुड फैमिली कई बार खुद के काम कम करने के लिए या कई बार अच्छा दिखाने के लिए आपको ज़्यादा काम दे देते हैं, वर्कलोड दे देते हैं और एक्सपेक्टेशंस बढ़ा देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा देते हैं। तो गुड बैड दोनों में ही आपको ये समझना है कि एक जानबूझकर आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा काम दे देंगे, और हो सकता है दूसरे अनजाने में वो नहीं समझ रहे हैं कि आपके साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप बहू हैं, आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं हर चीज़ के लिए, वो अनजाने में आपको ये देते हैं। उनका इंटेंशन बुरा नहीं रहता। इन बोथ केसेस जैसा मैंने कहा कि बीच में रहिए, सेल्फ स्टीम के साथ बीच में रहिए, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं, दब के भी नहीं रहना और ना सबको दबाना है, जियो और जीनो। तो आपको बीच में रहना, अपना भी सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखना और दूसरों का भी। तो बहुत ज़्यादा काम या हमेशा बहुत स्वीट और ओवर गुडी, ये ऐसा नहीं करना है आपको, और शुरू में तो बिल्कुल ही नहीं। अगर बाद में आप करते भी हो तो वो अलग बात है। तो पेशेंस रखिए और हमेशा ये समझिए कि जो भी आप कर रहे हैं, आपका प्रोसेस एक है जहाँ पर आप और ज़्यादा ब्यूटीफुल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस चीज़ को आप बिलीव करके और ख़ुद को समझा कर कि ये कोई 1-2 दिन का ये 100 मीटर रेस नहीं है, 1-2 दिन का रिलेशन नहीं है, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो इसलिए आपको धीरे धीरे ही उस पर आगे बढ़ना है और हमेशा ये सोचना है कि आज जैसा भी है कल इससे और ज़्यादा अच्छा होगा और मैं बहुत अच्छी तरह से रहने वाली हूँ। अब मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी जो कि सच में हो सकता है कि उतने लकी नहीं हैं और उनको गुड या बैड ससुराल में से कोई भी नहीं मिला, बल्कि एक टॉक्सिक ससुराल मिल गया है। दहेज के लिए परेशान कर रहे हैं या किसी और चीज़ों के लिए परेशान कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं ये कहूँगी कि अगर आपको समझ में आ जा रहा है और काफ़ी पहले समझ में आ जा रहा है कि नहीं ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक फैमिली है, तो ज़रूर हेल्प के लिए बोलिए, अपने पेरेंट्स को बताइए, सबको बताइए और जितनी जल्दी हो सके वो जो घर है वो छोड़ दीजिए। तो थैंक यू सो मच, आपने मेरी बात सुनी। मानना ना मानना आपके ऊपर है, लेकिन खुश की फैमिली से जुड़े रहिए और ऐसे हम और वीडियोस लेकर आएंगे। सारे जितने भी ससुराल से रिलेटेड नए पुराने जितने भी इश्यूज़ होंगे वो सारे इश्यूज़ हम एक एक करके उठाएंगे और सबके बारे में आपको कुछ ना कुछ सजेशन देंगे और चाहेंगे कि आपका ससुराल में जो टाइम है वो बहुत बहुत अच्छा बीते और आप हमेशा खुश रहें। तो खुश की फैमिली हमेशा हैप्पी।